Good morning everyone. My name is Dr. Shalini and welcome to my channel Indian Constitution. आज की इस क्लास में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से 78 तक मिलता है, तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें आप पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में चैप्टर 1 आर्टिकल 52 to 78, ठीक है। तो यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 52 से 78 तक, और 79 से पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो चैप्टर 2 में आता है। ये चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में बेसिकली जो 5 चीजें हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? तो 5 एलिमेंट्स इस तरह से हैं। सबसे पहले तो आप प्रेसिडेंट देखेंगे। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 के बाद हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति अपने समय से पहले त्यागपत्र दे दे, रिज़ाइन कर दे, या उनकी डेथ हो जाए, या फिर इमीडिएटली कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। तो यहाँ जब वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं उस वक्त वो राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा के उस सभापति के तौर पर काम करते हैं। जब वो राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं तब वो राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, ठीक है। उस वक्त राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो सभापति के तौर पर काम करते हैं। तो जब राष्ट्रपति के रूप में ये काम करेंगे तब इनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक प्रेसिडेंट को मिलती हैं। तो यहाँ ये 2 चीज़ें क्लियर। देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पर्टिकुलर किसी एक आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और इसके बाद हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी बताता है, और एक प्रधानमंत्री होगा यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उसको भी ये डिफाइन करता है। अब आर्टिकल 74 जो है वो रिलेशन बताता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में रिलेशंस को बताते हैं। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल हैं। प्रेसिडेंट प्लस पीएम, ये प्लस है, ठीक है, प्लस पीएम। तो इनके रिलेशंस को 3 आर्टिकल्स हैं जो इनके रिलेशंस को बताते हैं। पहला आर्टिकल है 73, देन 74 एंड देन 75, ठीक है। तो यहाँ पर इन आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे उनके कामों में उनको सजेशन या उनको एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो उसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। देन आर्टिकल 75 ये कहता है कि जितने भी मंत्री होंगे, कैबिनेट जितने भी मंत्री होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो नियुक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के सजेशन पर प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जितने भी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज राष्ट्रपति ने उनको अपॉइंट किया है विद द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये प्रेसिडेंट और पीएम के रिलेशंस को बताते हैं। गॉट इट। तो नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 5th जो एलिमेंट है इस चैप्टर में वो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम आर्टिकल 76 में देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, इसकी एक क्लास पहले हम ले चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील के तौर पर काम करते हैं और इसके साथ ही एक स्टेट में महाधिवक्ता होते हैं जिनको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं। यहाँ इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में दोनों की जो फंक्शंस हैं वो सेम है, सिवाय इसके कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील के तौर पर काम करते हैं एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो किसी भी स्टेट के वकील के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, ये इनके साथ सिर्फ इनको एक ही बात के लिए मनाही है कि ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी भी अगर हाउस में जाकर वहाँ की किसी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये संसद के दोनों हाउसेस में जाकर वहाँ की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंडिया के किसी भी हाउस में जाके, किसी भी हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बट ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इनको संसद सदस्य की तरह या कैबिनेट मंत्री की तरह इनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बट ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही फंक्शन जो है वो एडवोकेट जनरल का भी है। उनको भी यही करना होता है कि वो किसी भी हाउस में जाके कहीं भी जाकर अपनी स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में आर्टिकल 165 में मिलता है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमें बताते हैं। गॉट इट। यहाँ एक बात ये भी होती है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो फीचर्स होते हैं बेसिकली उसमें 2 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि उसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो किस तरह का है। तो एग्जीक्यूटिव से डिसाइड होता है कि किस तरह का आपके यहाँ शासन पद्धति जो है, गवर्नेंस है, वो किस तरह की है, या तो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। गॉट इट। तो प्रेसिडेंशियल तो हमारे यहाँ नहीं है, वो तो अमेरिका में है। हमारे इंडिया में जो गवर्नेंस है वो है पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री के फीचर्स क्या हैं? पार्लियामेंट्री में 2 तरह की गवर्नेंस होती है, वो भी एक नाम मात्र की होती है, दूसरी वास्तविक होती है। पार्लियामेंट्री में 2 फीचर्स काम करते हैं। पहला तो होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका है। अब ये किस तरह की होगी? ठीक है, ये 2 तरह से काम करती है। पहली तो इसमें होती है नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। और नाम मात्र की यानी नॉमिनल जो होती है एग्जीक्यूटिव हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री है, तो यहाँ पर हम इनको प्रेसिडेंट को रखते हैं, प्रेसिडेंट। और वास्तविक यानी रियल जो है वो है पीएम। तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो पीएम के हाथ में होती हैं, ना कि प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ उसकी पावर्स हैं और इसके साथ ही अगर कोई बिल पास होना होता है तो फाइनली पीएम को प्रेसिडेंट के पास आना होता है, तभी कोई बिल पास हो पाता है और वो फाइनली कानून बन पाता है। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है। कोई भी फाइनेंशियल बिल होता है, वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है, तो वो अगर पेश किया जाता है तो वो उसके लिए भी पहले हमें पेश करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है। इसके बाद ही कोई भी जो बिल है, फाइनेंस बिल है, वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और फाइनेंस बिल जो होते हैं ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में 2 तरह के हमें एग्जीक्यूटिव मिलते हैं। दूसरा फीचर इसका क्या होता है? दूसरा फीचर होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का।
रेस्पॉन्सिबिलिटी का यानी उत्तरदायित्व का। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी? यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह से दिखाई देती है। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है मंत्रिपरिषद की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति। ठीक है। और दूसरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है यहाँ पर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मंत्रियों की राष्ट्रपति के प्रति। ओके, तो ये किस तरह से मंत्रिपरिषद की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा के प्रति कैसे है? ठीक है, अगर लोकसभा में कोई भी पार्टी आती है, उसको मेजोरिटी मिलती है, ठीक है, तो वो अपनी वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इनको लोकसभा के जो अदर जो मेंबर्स हैं, जो अपोजिट पार्टीज़ हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इस मंत्रिपरिषद को हटा सकते हैं। जो गवर्नमेंट बनाई गई है उसको अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू हटाया जा सकता है। अभी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और लोकसभा में ये बहुमत प्राप्त दल के जो पार्टी है, मेजोरिटी वाली पार्टी है, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पास हो जाए वो तब हटाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक रूल ये चलता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। वही वाला रूल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कलेक्टिव सिक्योरिटी में काम आता है, वहाँ भी यही कहा जाता है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि सिर्फ वही मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है संसद में, तब पूरी मंत्रिपरिषद को विद द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ ये रूल फॉलो होता है, सिर्फ एक मंत्री रिज़ाइन नहीं करेगा, पूरी ही कैबिनेट को, पूरे जो गवर्नमेंट है, मंत्रिपरिषद है, उसको रिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अगर पास हो जाता है तो यहाँ जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा जो उत्तरदायित्व है वो होता है कैबिनेट मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति। वो इस तरह से होता है कि आर्टिकल 75 ये कहता है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करेंगे विद द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहें तो प्रधानमंत्री को एडवाइस कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मंत्री को हटाने के लिए। तो यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ बेसिकली दो फीचर्स ही काम करते हैं। पहला तो ये कि एग्जीक्यूटिव किस तरह का है, और दूसरा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से डिफाइन हो रही है। ठीक है, अब जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो तीनों ही पार्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ है एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है, और लेजिस्लेचर है, तो ये तीनों ही एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ मंत्रिपरिषद है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, और ये दोनों जो काम करते हैं उसको हम जुडिशियल रिव्यू के तहत हम जो जुडिशरी है हमारे इंडिया में वो इन पर कंट्रोल बनाकर रखती है। तो तीनों ही एक दूसरे पर कंट्रोल बनाकर रखते हैं। बट जो अमेरिका में हम देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जितने भी ये तीनों पावर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फिर वो जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो, तीनों ही वहाँ अलग अलग काम करते हैं। तीनों का एक दूसरे पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इंडिया में हम देखते हैं कि चाहे फिर वो लेजिस्लेचर हो या फिर वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर वो जुडिशरी हो, ठीक है, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बनाकर रखते हैं। ठीक है, जबकि हम यूएसए में या अमेरिका में देखते हैं कि तीनों ही जो हैं पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी,
तीनों ही डिफरेंट है और यहाँ पर एक ही जो रूल है वो फॉलो होता है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर का। वो इस तरह से होता है कि हमारी इंडिया में लेजिस्लेचर में जो भी पार्टी मेजोरिटी में है वही पार्टी यहाँ जाके एग्जीक्यूटिव बनाती है, गवर्नेंस बनाती है। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव निकली तो इसमें से ही है, लेजिस्लेचर में से ही निकली है। अब इन दोनों की जो वर्किंग होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, इन्होंने अगर कोई ऐसा लॉ बनाया है या कोई ऐसी इनकी एक्टिविटी जो लॉ मेकिंग में रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत इन पर कंट्रोल बनाकर रखती है। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों का एक दूसरे पर कंट्रोल हो गया। इसके बाद यूएसए में क्या देखते हैं हम, यूएसए में होता है सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों ही पार्ट एक दूसरे से डिफर हैं। अब जुडिशरी में जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने अमेरिका से ही लिया है। इसका एक रीज़न वहाँ जुडिशियल रिव्यू का एक ये है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही छोटा है, वहाँ पर सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में एज लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है कि हमने वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। दैट्स वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 395 अनुच्छेद का रहा। 395 आर्टिकल्स ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आए हैं, हमने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। और बदलते हुए पर्सपेक्टिव में अगर जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है तो वो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से जुडिशरी हमें प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, या फिर जितने भी संसदीय अधिनियम बनते हैं या जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उनके थ्रू हमें वो सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है, 50 जो वहाँ स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलग हैं। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर ही है। ठीक है, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में कोई भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं तो जो भी सॉल्यूशन है वो जुडिशरी निकालता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ जुडिशियल रिव्यू का जो एरिया है, वर्क ऑफ एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है। तो यहाँ जुडिशरी अलग काम करती है, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव नहीं निकल रहा है यहाँ पर। यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो भी डायरेक्ट होता है जनता के थ्रू। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी मिनिस्ट्री में जो भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स रखे जाते हैं, उनको जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी बेस पर रख सकते हैं बशर्ते वो उस पोस्ट को सूट करते हों। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मिनिस्टर्स वहाँ रखे जा रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं कैबिनेट में, वो लेजिस्लेचर के मेंबर हों। ठीक है, यहाँ जो कांग्रेस है, यहाँ संसद को कांग्रेस बोलते हैं, तो कांग्रेस के जो दोनों हाउसेज हैं उसमें सीनेट पावरफुल है। तो सीनेट जो है वो राष्ट्रपति के जितने भी काम है, सपोज अगर कोई भी एग्रीमेंट करना हो या फिर युद्ध की घोषणा हो रही है या फिर कोई भी फाइनेंस बड़ा अगर पास करना है, तो वहाँ सीनेट का अनुमोदन जो है, अप्रूवल है, वो रिक्वायर्ड होता है। बट यहाँ तीनों जो पार्ट्स हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत अलग अलग काम करते हैं। हमारे इंडिया में तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल बना कर रखते हैं। तो यहाँ ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें जो कन्फ्यूज़न होता है क्रिएट, और पूछा जाता है कि चैप्टर 1 में पार्ट 5 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं यहाँ। सो नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है 79 आर्टिकल से, जहाँ पार्लियामेंट के बारे में बात होती है, तो उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।